सो है एवरीवन, तो इसी वीडियो के अंदर हम हमारा पहला जावा प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर हम हमारा पहला जावा प्रोग्राम बनाएंगे। तो जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये रही जावा का पहला बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, जावा के प्रोग्राम हम जब पहला जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो इसी तरह उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनपुट यहाँ पर आप लिख रहे हैं। ओके, तो इसी तरह हम सिंपली जावा प्रोग्राम बनाते हैं। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम सिंपली इसी तरह बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, मेन हमें यहाँ पर क्यों लिखा है, देन उसके बाद पब्लिक क्या क्यों लिखा है, स्टैटिक क्यों लिखा है, वॉइड क्यों लिखा है, मेन यहाँ पर क्यों लिखा है, देन उसके बाद स्ट्रिंग args सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर ये सारे के सारे हमने क्या क्यों लिखा है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहेगा आई थिंक। ओके, तो समझ में आ रहे तो अच्छी बात है, तो नहीं आ रहे भी और एक भी अच्छी बात है। तो आप लोगों को और भी कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ओके, तो बेसिकली हमारे यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है। ओके, तो मेन क्लास मेन ये क्या उसका हेडर फाइल है यहाँ पर। तो उसका जावा का बेसिकली हेडर फाइल नहीं होता है। ओके, उसके अंदर पैकेज आता है। तो हमने ये सारे के सारे क्यों लिखा है। ओके, तो ये भी सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से पीडीएफ बना के रखी हूँ यहाँ पर। ओके, देन हम जब भी यहाँ पर ये तो आईडी हो गया। ओके, आईडी के अंदर में ऐसे प्रोग्राम लिखने के बाद हमको आउटपुट ऐसा देता है। लेकिन हम जब भी कमांड प्रॉम्प्ट में उसको प्रोग्राम को बनाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमको ऐसा करना पड़ता है। तो पहले स्टेप 1 के अंदर हम जावा को कंपाइल करना होता है, तो उसके बाद उसको रन करना होता है। रन करने के बाद हमको आउटपुट देता है। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ इस तरह हमारा वर्क करता है जावा, और आईडी के अंदर हमारा कुछ इस तरह वर्क करता है जावा। तो ये सारे के सारे हमने क्यों लिखा है, ये इसके क्राइटेरिया क्या है, क्या कुछ नहीं, इसके बारे में हम थोड़े से ज्ञान करेंगे। ओके, उसके बारे में थोड़े से हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके दबाकर एक मेरा जो फाइल ओपन किया पीडीएफ उसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ है जावा प्रोग्राम। ओके, जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। पैकेज डिटेल्स, तो हमारा पहले पैकेज आता है जावा के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पर जो क्लास लिखा है, देन उसके बाद क्लास अंडरस्कोर देके नेम। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो क्लास का नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद क्लास एक कीवर्ड होता है। ओके, क्लास एक कीवर्ड के होते हैं। कीवर्ड के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं हमारा क्लास का नेम को। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, इसके वो सारे के सारे के अंदर हम डाटा मेंबर लिखेंगे, हमारे यूजर डिफाइन मेथड इसके अंदर हम कवर करेंगे। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बेसिकली क्या होता है ये सारे के सारे हम जानेंगे। ओके, देन उसके बाद स्ट्रिंग args लिखते हैं। देन उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके उसके अंदर हम लिखते हैं हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर ये आता है कि हमारा आउटपुट क्या लिखेंगे, इनपुट क्या लिखेंगे, प्रोग्राम हमारा कैसा बनाएंगे। ओके, तो बेसिकली हम सिंपली प्रोग्राम बनाएंगे, तो एडिशन का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, ये सारे के सारे हम मेन मेथड के अंदर हम लिखेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे जानेंगे। देन उसके बाद हम और एक उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कैसा होता है। तो ये रही हमारा पहला जावा प्रोग्राम। ओके, जावा प्रोग्राम का पहला जो कंसेप्ट ये होता है कि क्लास एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड को लेकर हम उसका नाम देते हैं। कीवर्ड के अंदर हम हमारा जावा का नाम, हम जावा फाइल का नाम हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। तो एक बात आप याद रखिए कि जावा फाइल का नाम हम जो भी रखा है उस क्लास के अंदर उसका नाम भी हम वही रखेंगे। सिंपली सेम टू सेम हम यही कॉपी करके यही रखेंगे नाम। और अलग हम गलती से अलग नाम हम रखते हैं तो वहाँ पर प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ओके, तो आप एक चीज़ याद रखना कि हम जावा का फाइल का नेम जिस नाम से रखे हैं तो उसका क्लास के अंदर हम उसी नाम से उसका स्पेसिफाई करेंगे। ओके, ये एक हो गया। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो और एक कुछ देख लेते हैं कि जावा के अंदर क्या कुछ नहीं हमको करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो दिस लाइन यूज टू द कीवर्ड क्लास टू डिक्लेयर ए क्लास न्यू इज बीइंग डिफाइंड फॉलोड बाय द क्लास नेम फास्ट प्रोग्राम। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो क्लास है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो क्लास है कीवर्ड है। तो कीवर्ड के अंदर, क्लास कीवर्ड के अंदर हम हमारा जावा का नाम, जावा क्लास का नाम हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या आता है, द ओपनिंग ऑफ द कर्ली ब्रैकेट द एंटर क्लास डेफिनेशन इंक्लूड ऑल इट्स मेंबर will be between the opening curly brackets and the closing curly brackets। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे जो सारे के सारे जो प्रोग्राम को हम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के शुरू करके और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम इसके अंदर सारे के सारे हमारा जावा प्रोग्राम, हमारा मेन मेथड है सारे के सारे उसके अंदर हम लिखेंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट के अंदर ये आता है कि दिस इज़ द लाइन फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। ऑल एप्लीकेशन इन जावा स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मेथड ऑफ द क्लास। ओके, हमारा जो सारे के सारे जो प्रोग्राम होता है जावा प्रोग्राम, हम मेन मेथड के अंदर हम सारे के सारे प्रोग्राम हम इसके अंदर हम लिखेंगे। ओके, तो ये रहे 3 पॉइंट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि
हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम यहाँ पर क्यों लिखे। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, ये हम देखेंगे अभी इसके बाद। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ मेन मेथड का एट्रीब्यूट हमारा होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक पहले देखते हैं। It is an access specifier used to specify that the code can be called from anywhere. ओके, पब्लिक हम यहाँ पर यूँ लिखा है कि पब्लिक एक access स्पेसिफायर है, उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को जब चाहें जहाँ पर भी चाहें हम सिंपली उसे रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम गलती से भी प्राइवेट लिख लिया, मतलब प्राइवेट हम लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम उसे डायरेक्टली जहाँ पर भी चाहें उसे रन नहीं कर सकते, जहाँ पर भी चाहें हम उसे कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो देन उसके बाद आता है main method is called public because it is called by the code outside of the class. Okay, it is called by the JVM. ओके, तो बेसिकली हम पब्लिक का मीनिंग इसलिए रखते हैं कि पब्लिक एक ऐसे स्पेसिफायर होता है, तो इसको हम यूज़ करके हम जहाँ पर भी चाहे हमारा कोड को, मतलब हम जहाँ पर भी चाहे हमारा जो जावा कोड को जहाँ पर भी चाहे हम वहाँ पर उसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर पब्लिक लिखते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, तो स्टार्टिंग का मीनिंग हमने यहाँ पर यूँ लिखा है कि इट अलाउज द मेन मेथड टू बी कॉल्ड विदाउट हैविंग टू क्रिएट ए इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओके, आपको पता है कि क्लास हमारा क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हमने यहाँ पर यूँ लिखा है कि इट अलाउज द मेन मेथड टू बी कॉल्ड विदाउट हैविंग ए ऑब्जेक्ट, विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्ट। हम स्टार्टिंग लिखकर हम डायरेक्टली देखो क्लास के अंदर हम जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली संपूर्ण होता है, वो हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली करेक्ट होता है। क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जावा प्रोग्राम के अंदर हम क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन JVM हमारा जो JVM होता है वो क्या करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता है। ओके, तो इसी वजह से हमारा जो क्लास और मेन मेथड के अंदर हम जब भी ऑब्जेक्ट के बदले हम स्टैटिक लिखते हैं, ओके स्टैटिक लिखते हैं, देन ये क्या करता है डायरेक्टली हमारा क्लास को कॉल करता है। डायरेक्टली हमारा क्लास जो होता है मेन मेथड के अंदर हम जब भी लिखते हैं स्टैटिक, ओके तो उसके बाद ये डायरेक्टली क्या करता है हमारा क्लास जो होता है उसको डायरेक्टली रन करता है। और विथआउट ऑब्जेक्ट हम क्लास को रन नहीं कर सकते, डायरेक्टली क्लास को कॉल नहीं कर सकते विथआउट एन ऑब्जेक्ट। ओके, बिना ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्लास को रन नहीं कर सकते और क्लास को हम कॉल नहीं कर सकते, तो इसके बदले हम यहाँ पर स्टैटिक लिखते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है JVM नीड नो क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास फॉर कॉलिंग द मेन मेथड। ओके, JVM क्या करता है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है। ओके, तो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है ऑब्जेक्ट, हमारा JVM हमारा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर स्टैटिक लिखने के बाद वो डायरेक्टली क्या करता है हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमारा क्लास को डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं। ओके, विथआउट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का मीनिंग। स्टार्टिंग का मीनिंग मैं आपको और एक सिंपली भाषा से मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग का मीनिंग हम इसीलिए यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली समझो क्लास को हम ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ही हम क्लास को रन कर सकते हैं। तो इसी वजह से JVM के अंदर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो इसी वजह से हम स्टैटिक लिखने के बाद स्टैटिक का मीनिंग यही होता है कि हमारा जो क्लास को हम डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्लास को कॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम स्टैटिक यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा void आता है। void का मीनिंग ये होता है कि इट डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। void का मीनिंग जीरो होता है, ये हमारा कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। ओके, void का मीनिंग जीरो होता है, ये हमारा कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। देन द कीवर्ड void सिंपली टेल्स द कंपाइलर दैट मेन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बैक टू द कॉलर, दैट इज JVM। ओके, void का मीनिंग सिंपली समझो void का मीनिंग जीरो ही होता है और आपको कुछ नहीं समझना है, void का मीनिंग जीरो होता है। और हमारा जो void होता है वो एक कीवर्ड होता है, ये काम करता है कि वो सिंपली कंपाइल करता है हमारे मेन मेथड को। ओके, और वो हमको कुछ भी रिटर्न में नहीं देता है। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है कि void का मीनिंग जीरो होता है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग ARGS हम क्यों लिखते हैं, इट होल्ड्स द ऑप्शनल कमांड लाइन आर्गूमेंट पास टू द क्लास थ्रो द जावा कमांड लाइन। ओके, आर्गूमेंट का मीनिंग क्या होता है, आर्गूमेंट आपको पता है फंक्शन के अंदर हम जब भी कुछ लिखते हैं तो उसे हम आर्गूमेंट बोलते हैं। फंक्शन के अंदर हम जब भी डाटा पास करते हैं तो उसे हम बेसिकली आर्गूमेंट बोलते हैं। सिर्फ इसी तरह हम मेन मेथड के अंदर जो भी लिखते हैं उसे आर्गूमेंट बोलेंगे। ओके, तो इसी तरह इट होल्ड्स द ऑप्शनल कमांड लाइन आर्गूमेंट। ओके, ये हमारा आर्गूमेंट होता है कमांड लाइन आर्गूमेंट टू द क्लास थ्रो द जावा कमांड लाइन। जावा कमांड लाइन के अंदर हम क्लास के अंदर कुछ आर्गूमेंट पास करते हैं। ओके, तो ये रही हमारा जो पब्लिक स्टैटिक void मेन और स्ट्रिंग ARGS का मीनिंग ये ही होता है। ओके,
देन उसके बाद ये जो सारे के सारे लिखा है कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके कर्ली ब्रैकेट एंड करके उसके बाद हम लिखेंगे इसको शो करने के लिए। ओके, यहाँ पर इट्स शो ए प्रिंट स्टेटमेंट टू लाइन विल प्रिंट द हेलो वेलकम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ओके, और जो यहाँ पर आपको लिखा है, मैं और एक बार स्क्रॉल करके ऊपर लेता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का मीनिंग ये होता है कि इसके जरिए हम आउटपुट लिखते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं प्रिंट टेप्स का नेप, सिर्फ इसी तरह हमारा सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, सी इन लिखते हैं। तो इसी तरह हमारा जावा के अंदर हम प्रोग्राम को आउटपुट शो करने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और इसके अंदर हम जो स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। ओके, स्कैनर क्लास के बारे में मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा, स्कैनर क्लास यूज़ करके हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सिंपली हम आउटपुट को शो करने के लिए हम जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर हम सी आउट लिखते थे और सी के अंदर प्रिंट लिखते थे, इसी तरह हम जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो ये रहे कि हमारा जो बेसिक चीज़, हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कुछ नहीं, ये रही हमारा जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे कवर कर लिया कि जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हम क्यों लिखते हैं। ओके, तो इसका जो PDF में भी लिंक करके आपको दे दूंगा। ओके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक को। ओके, तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।